वेलकम टू सीजी शिक्षा माइडी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का 14 चैप्टर। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं त्वरण समीकरण के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने तरंग जो कि उसकी आवर्त गति की जो भी आप लोगों की विशेषताएं थी सरल आवर्त गति की, उसके बारे में हम लोग जाने थे। अब इस वीडियो लेक्चर हम लोग जानते हैं त्वरण समीकरण के बारे में। वास्तव में त्वरण समीकरण किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर। तो त्वरण समीकरण के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन इक्वेशन के बेस पे सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है तथा ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है त्वरण की दिशा विस्थापन बढ़ाने की दिशा के विपरीत अथवा माध्य स्थिति की ओर किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए त्वरण समीकरण के बारे में जानते हैं। त्वरण के बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं सरल आवर्त गति करते कण। ठीक है, सरल आवर्त गति करते कण है। यहाँ से देखिए सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति करते कण, कोई भी कण होता है, ठीक है, उस कण का त्वरण, उस कण का त्वरण, त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। उसके विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके विस्थापन के क्या होता है? तो समानुपाती होता है। उसके विस्थापन के क्या होता है? उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। उसके विस्थापन की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है तथा ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा विस्थापन बढ़ाने की दिशा के विपरीत होती है। क्लियर। तो सरल आवर्त गति कण त्वरण समानुपाती होती है, उसके विस्थापन के समानुपाती होती है तथा ऋण चिन्ह यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आप लोगों के पास आता है, जो यहाँ पर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आता है भाई, जो यहाँ पर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आता है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा, यहाँ से ये जो त्वरण की दिशा होती है इसमें जो विस्थापन होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होती है, वह बढ़ाने की दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है। वह विस्थापन की जो बढ़ाने की जो दिशा होती है के क्या होती है? अपोजिट साइड होती है। के अपोजिट साइड होती है। ये आप लोगों के क्या होती है भाई? ये अपोजिट साइड होती है। ये आप लोगों की अपोजिट साइड होती है। इसके माध्य स्थिति और साम्य स्थिति के बीच में होती है। ये माध्य स्थिति और साम्य स्थिति, साम्य स्थिति, ये आपकी माध्य स्थिति और साम्य स्थिति के क्या होते हैं? बीच में ही होती है। क्लियर। तो सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है तथा ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा विस्थापन बढ़ाने की दिशा के विपरीत अर्थात माध्य स्थिति की ओर होती है। अर्थात क्या होती है? माध्य स्थिति की ओर होती है। तो सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है तथा ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा विस्थापन बढ़ाने की दिशा के विपरीत अर्थात माध्य स्थिति की ओर होता है। अर्थात किसकी स्थिति की ओर होता है? अर्थात माध्य स्थिति की ओर होता है। माध्य स्थिति की ओर होती है। ये किसकी ओर होती है? तो यह माध्य स्थिति की ओर होती है। यह किसकी ओर होती है? तो यह माध्य स्थिति की ओर होती है। यह किसकी ओर होती है? तो यह माध्य स्थिति की ओर होती है। क्लियर। तो यह जो हम लोग सरल लोलक की भांति पढ़ रहे थे, जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सरल लोलक की भांति, जो हम लोग सरल लोलक की भांति पढ़ रहे थे, जो हम लोग सरल लोलक की भांति ये चीज़ सब पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हम लोग सरल लोलक की भांति ये सब पढ़ रहे थे। वो उसी के अंतराल में किस बेस पे होता है, इसके बेस के अकॉर्डिंग में किस तरीके से आता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति करते कण, सरल आवर्त गति करते कण, यहाँ से देखते हैं सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है तथा यह ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा उसके विस्थापन बढ़ाने की, उसके विस्थापन बढ़ाने की दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है। अर्थात माध्य स्थिति की ओर होती है। अर्थात क्या होती है? माध्य स्थिति की ओर होती है। तो त्वरण समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसलिए रेसान इक्वेशन के बेस में कि सरल आवर्त गति इसके बेस पे किस तरीके से होती है। जैसे कि आप लोग प्रारंभिक वेग u के बेस पे जो आप लोग देखते थे, आप लोगों के पास जो आता था प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखते थे। प्रारंभिक वेग u के बेस पे देखते थे, अंतिम वेग v के बेस पे देखते थे और अंतिम वेग किसके बेस पे देखते थे? अंतिम वेग v के बेस पे देखते थे। प्रारंभिक वेग u के बेस पे, अंतिम वेग v के बेस पे देखते थे और समय t के बेस पे आप लोग जो देखते थे, समय t के बेस पे देखते थे। और आप लोगों का जो दूरी होता था वह दूरी s के बेस पे होता था।
ठीक है। चाल भी, जो चाल के माध्यम से भी में आता था वहाँ पर V1 और V2 के माध्यम से किस तरीके से आता था, ये दोनों इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है। तो त्वरण समीकरण के बेस पे जब ये सारी चीज़ें होती है वो इसी क्वेश्चन के अंतराल में आती है। तो सरल आवर्त गति करते कर का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है तथा ऋण चिन्ह या प्रदर्शित करते त्वरण की दिशा विस्थापन बढ़ाने की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। तो ये त्वरण समीकरण के अंतर्गत आता है। क्लियर। जैसे कि हम लोग ये चीज़ भी जानते थे कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ होता था, जैसे कि कोई गति के बेस पे है भाई, कोई गति के बेस पे है, तो गति के बेस पे वहाँ पर हमारे पास दो स्थिति होता है। एक गति के बेस पे आप लोगों का गति के सापेक्ष होता है, गति के सापेक्ष होता है, गति के सापेक्ष होता है और गति के विरुद्ध होता है, और गति के क्या होता है, विरुद्ध होता है। दो चीज़ से होता है ये, गति के सापेक्ष और गति के विरुद्ध। गति के सापेक्ष होता है और गति के क्या होता है, विरुद्ध होता है। ये दोनों चीज़ में एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े रहते हैं, किस बेसिस पे रहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो ये किस बेस पे आप लोगों का आता है, वेग के बेस पे किस तरीके से आता है और उसके बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। क्लियर। चलिए, तो इस बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये किस बेसिस पे आता है और इस बेस पे हमारे पास किस तरीके से आता है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जो कि कोई वस्तु टी सेकेंड में कोई वस्तु टी सेकेंड में आप लोगों का टी सेकेंड में कोई वस्तु टी सेकेंड में त्वरण उत्पन्न करता है, त्वरण ए उत्पन्न करता है। कोई वस्तु टी सेकेंड में त्वरण ए उत्पन्न करता है, तब त्वरण की परिभाषा से, तब हम लोग जानते हैं त्वरण की परिभाषा से, तब त्वरण की परिभाषा से, तब यहाँ से त्वरण की परिभाषा से हम लोग ये जानते हैं त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर के बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। वेग में परिवर्तन की दर के बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो त्वरण ए के बेस पे देखते हैं, ए के बेस में तो भी माइनस क्या होता है, यू बाई क्या होता है, टी के बेस पे होता है। चूँकि समय अंतराल को हम लोग टी से दर्शाते हैं, यहाँ से समय अंतराल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टी के बेस पे दर्शाते हैं। समय अंतराल को किसके बेस पे दर्शाते हैं, टी के बेस पे दर्शाते हैं। तो ये टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा भी माइनस यू बाई क्या हो जाएगा, टी। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए इंटू टी इक्वल टू ये हो जाएगा भी माइनस यू, ये हो जाएगा। ठीक है, ए इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा भी माइनस यू। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग इस बेस पे देखते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग में आता है, तो ये आप लोगों की ए टी इक्वल टू भी माइनस यू के बेस पे आता है। तब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, भी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तब भी इक्वल टू ये हो जाएगा ए टी प्लस हो जाएगा यू। अगर इसको क्रम से हम लोग लिख देते हैं तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी हो जाएगा, जो कि क्या है, गति का समीकरण है। गति के क्या है, समीकरण है। यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, गति का समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, तो गति का समीकरण प्राप्त होता है। तो कोई वस्तु होता है जो टी सेकेंड में त्वरण ए उत्पन्न करता है, तब त्वरण की परिभाषा त्वरण ए से वेग में परिवर्तन की दर के बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल के बेस पे, तो त्वरण ए इक्वल टू भी माइनस यू के बाई टी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समय अंतराल टी इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, भी माइनस यू के बारे में टी के बेस पे होता है, और ए इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, भी माइनस यू के बेस पे होता है। ठीक है, भी माइनस यू के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ए टी के बेस पे भी माइनस यू के बेस पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ गया कि ए टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, भी माइनस यू के बेस पे आ जाएगा। अब प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई के बेस पे आप लोगों के पास जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक रूल होते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस में जाता है
और जो माइनस होता है वो किस में जाता है, प्लस में जाता है। जो प्लस होता है माइनस में जाता है, जो माइनस होता है प्लस में जाता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो आप लोगों के डिवाइड में जाता है, और जो आप लोगों के डिवाइड होता है वो किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। इस चीज़ को जान लेना, ये आप लोगों का डिवाइड के बेस पे है और ये आप लोगों का मल्टीप्लाई के बेस पे है। ये भी आप लोगों का डिवाइड के बेस पे, आप लोग मल्टीप्लाई के बेस पे। तो ये प्लस माइनस के बेस पे होता है, ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे होता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस पे होता है, ये माइनस प्लस के बेस पे होता है, प्लस माइनस के बेस पे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेस पे होता है। क्लियर। तो इन सारे क्वेश्चन के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो कहाँ कहीं भी कोई वस्तु जो कि t सेकेंड में त्वरण a उत्पन्न करता है, तब त्वरण की परिभाषा से हम लोग ये जानते हैं, त्वरण a इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर के बटे क्या होता है, समय अंतराल। त्वरण a इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर के बटे में क्या होता है, समय अंतराल होता है। तो त्वरण a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू के बाय में हो जाएगा t, तो समय अंतराल इक्वल टू t हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू के बटे में t हो जाएगा। तो a इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, ए बाय में कितना हो जाएगा, a t इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी के माध्यम से हो जाएगा, तो v इक्वल टू ए टी प्लस यू हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। तो इसमें गति के विरुद्ध कोई सापेक्षिक गति होती है, कोई अपेक्षिक गति होती है। सापेक्षिक गति के माध्यम से क्या होती है और अपेक्षिक गति के माध्यम से क्या होती है, इस चीज़ इन दोनों चीज़ों को आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भाई कि एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आगे ये किस बेस पे होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई है जिसके प्रारंभिक, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु है, कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, जिसका प्रारंभिक वेग, जिसका प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, और अंतिम वेग क्या है, v है, और अंतिम वेग v है, तथा t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी, t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी, t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी s है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस क्या होता है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग के बारे में 2, ये होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग भी है, तब t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी s है, तब औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई वस्तु a से यहाँ पर b के बेस पे जा रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका जो वेग है वही इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और अंत तक जो है, अंत में जो होता है वह आपका क्या हो जाता है, v के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का स्टार्टिंग में हो जाएगा, प्रारंभ में, ये आप लोगों का किस में हो जाएगा, प्रारंभ में हो जाएगा, और ये आप लोगों का अंत के बेस में हो जाएगा। तो ये a और b के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का a और b के माध्यम से हो गया। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो a और b के माध्यम से हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई कि औसत चाल बराबर, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो औसत चाल के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, औसत चाल इक्वल टू, यहाँ से हम लोग प्रारंभिक वेग तो ये हो जाएगा u, और अंतिम वेग क्या है, v है, तो u प्लस v बाय कितना हो जाएगा 2। तो आगे जब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, औसत चाल, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस v का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से देखिए u प्लस at आ गया है, कि बाय में कितना हो जाएगा 2। आगे इस चीज़ को देखते हैं, ये हो जाएगा औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल इक्वल टू यहाँ से u और u मिलाकर हो जाएगा 2u प्लस at के बाय में 2 हो जाएगा। इस चीज़ को और आगे देखते हैं, यहाँ से औसत चाल बराबर क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। औसत चाल बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये u प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 at हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी के बेस बराबर करते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, औसत चाल गुणित समय अंतराल, औसत चाल गुणित क्या होता है, समय अंतराल होता है, समय अंतराल। औसत चाल है u प्लस 1/2 at है, इंटू यहाँ से हो जाएगा t।
तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यू टी प्लस 1/2, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा दूरी। ये आप लोगों का किस माध्यम से हो जाएगा, ये आप लोगों का दूरी के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोगों के गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे आता है, गति का समीकरण है। ये आप लोगों के गति के द्वितीय समीकरण है। ये आप लोगों का गति के द्वितीय समीकरण के अंतराल में आता है। गति के द्वितीय समीकरण हो जाएगा, ये गति के प्रथम समीकरण के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग गति के प्रथम समीकरण के अंतर्गत आएगा और ये गति के द्वितीय समीकरण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु जो t सेकंड पर में त्वरण a के बेस पे उत्पन्न करता है, तब त्वरण की परिभाषा से बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर के बटे समय अंतराल होता है। त्वरण a इक्वल होता है v माइनस यू के बारे में t होता है, जो कि समय अंतराल t इक्वल टू होता है a इक्वल टू v माइनस यू के बारे में t। ए इंटू टी के बेस पे क्या होता है भी माइनस यू होता है, और ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी माइनस यू, तो भी माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, भी इक्वल टू ए टी प्लस यू हो जाएगा, तो भी इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस ए टी के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग यू है, प्रारंभिक वेग क्या है यू है, तथा अंतिम वेग क्या है भी है, तब टी सेकेंड पश्चात चली गई दूरी एस है, तब औसत चाल बराबर क्या होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग होता है। बाय में कितना हो जाएगा 2, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यू प्लस वी बाई 2, औसत चाल बराबर यू प्लस यू बाई ए टी बाई 2 हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर 2u प्लस 80/2 हो जाएगा। तो औसत चाल इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा u प्लस 1/2 80 की दृष्टि से हो जाएगा। दूरी की दृष्टि से जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत दूरी बराबर औसत चाल गुणित समय अंतराल हो जाएगा, तो u प्लस 1/2 80 इंटू यहाँ पर हो जाएगा t हो जाएगा, तो दूरी यहाँ पर हो जाएगा u t प्लस 1/2 80 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इस यहाँ से आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये आप लोग कोई वस्तु प्रारंभिक वेग के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि कोई वस्तु t सेकेंड में त्वरण a उत्पन्न करता है, तब त्वरण की परिभाषा से त्वरण a इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल के बेस पे, तो त्वरण a इक्वल टू v माइनस यू के बाय में t होता है। चूँकि समय अंतराल बराबर t होता है तो a इक्वल टू होता है v माइनस यू के बाय में t, तो a इंटू टी इक्वल टू होता है v माइनस यू, और ए टी इक्वल टू होता है v माइनस यू, और v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा ए टी प्लस यू, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग भी है, तब t सेकेंड पश्चात चली गई दूरी s है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग के बाई 2 होता है। औसत चाल बराबर u प्लस वी बाई 2, औसत चाल u प्लस ए टी बाई 2 होता है, औसत चाल बराबर 2u प्लस ए टी बाई 2, औसत चाल बराबर u प्लस 1/2 ए टी, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा औसत चाल गुणित समय अंतराल u प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, तो दूरी बराबर हो जाएगा u टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर, जो कि गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे हो जाएगा। ये गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे हो जाएगा। ये हमारा किसके बेस हो जाएगा, गति के द्वितीय समीकरण के बेस पे ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे का जो बेस होता है उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि गति के प्रथम समीकरण से हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण से हम लोग ये चीज़ जानते हैं। देखिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से हम लोग ये जानते हैं, गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये होता है। तो इस बीच में हम लोग यहाँ से t का वैल्यू जो निकालते हैं वो कितना हो जाएगा, मतलब u प्लस ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू, v माइनस क्या हो जाएगा u हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा t का वैल्यू v माइनस यू के बाय में कितना हो जाएगा a। क्लियर। तो गति के प्रथम समीकरण से हम जो जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी इक्वल टू हो जाएगा v, और ए टी इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाय में a हो जाएगा। अब गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं हम लोग। गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग देखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं। ठीक है, t का मान रखने पर, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, t का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, t का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यू हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा ए, टी का मान कितना हो जाएगा भाई, v माइनस यू के बाय ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो गति के प्रथम समीकरण के बेस पे हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी हो जाएगा, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, तो t का मान यहाँ पर क्या हो गया, v माइनस यू के बाय में हो गया समीकरण नंबर 1 गति के द्वितीय समीकरण से। अब गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर समीकरण नंबर 2, t का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो t का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर s बराबर क्या हो जाएगा u और v माइनस यू बाय ए हो जाएगा प्लस 1/2 ए हो जाएगा, v माइनस यू के बाय में कितना हो जाएगा a पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा s इक्वल टू हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू भी माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा के बाय में a हो जाएगा, क्लियर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा, a हो जाएगा, इसका वर्ग देखेंगे तो v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा के बटे में a का स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है। आगे स्टेप में जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, s इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू भी माइनस यू का स्क्वायर बाय ए, प्लस यहाँ से a से कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, v स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v के बाय में बचेगा a। अब यहाँ से हम लोग आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं, तो इस स्टेप के बेस से हमारे पास ये आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं ये किस बेस पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है, एस इक्वल टू दिया गया है यू भी माइनस यू का स्क्वायर, यू भी माइनस यू का स्क्वायर के बारे में ए दिया गया है, प्लस यहाँ पर दिया गया है यू स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी के बारे में कितना दिया गया है, 2a दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, s इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा s इक्वल टू 2a को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a से कटेगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा u भी माइनस यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, ये हो जाएगा s इक्वल टू 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बाय में हो जाएगा 2a, प्लस माइनस के कारण ये कट जाएगा आप लोगों का, प्लस माइनस के कारण ये कट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो गति के प्रथम समीकरण के बेस पे जब हम लोग यहाँ पर देखें कि हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वल टू, तो u प्लस ए टी इक्वल टू भी और ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू के बाय में a हो जाएगा समीकरण नंबर 1। गति के द्वितीय समीकरण से s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर समीकरण नंबर 2, t का मान समीकरण 2 में रखने पर तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u v माइनस यू बाय ए प्लस 1/2 a v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर, s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर के बाय में a प्लस 1/2 a v माइनस यू का होल स्क्वायर बाय में a स्क्वायर हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया, s इक्वल टू हो जाएगा यू भी माइनस यू का स्क्वायर बाय में a प्लस 1/2 a से कैंसिल हो गया, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी के बारे में a के बेस पे आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, s के बेस पे हो जाएगा तो u भी माइनस यू स्क्वायर के बारे में प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी के बारे में 2a, दोनों का एलसीएम ले लिए तो 2a के बेस पे आएगा 2u भी माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, तो s इक्वल टू 2u भी माइनस 2 स्क्वायर के बेस में दोनों प्लस माइनस के कारण कट गया, तो s इक्वल टू यहाँ से क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर में यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस बचेगा v स्क्वायर के बारे में कितना बचेगा 2a, यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बटे में 1 है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर, इसको क्रम से लिखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही आपके गति के तृतीय समीकरण है, यही आपका गति के तृतीय समीकरण है, गति के तृतीय समीकरण है ये आपका गति का तृतीय समीकरण है, ठीक है। तो प्रथम समीकरण के बेस से भी हम उस चीज़ को सॉल्व किए थे, सेकंड के बेस पे किए थे, v इक्वल टू किस बेस पे किए थे, u प्लस ए टी के बेस पे किए थे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बेस पे किए थे, और ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as,
पहला, दूसरा, तीसरा के बेस पे किए थे। समीकरण नंबर 1 के बेस पे, इसको 2 के बेस पे और इसको 3 के बेस पे किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति के तृतीय समीकरण के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये आप लोगों का, जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बेस पे हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, और v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2a s के बेस पे हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बेस पे हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो गति से रिलेटेड जो भी ये चीज़ रहता है, चाहे सरल आवर्त गति के बेस पे होता है, चाहे दोलनी गति के बेस पे होता है, चाहे आवर्ती गति के बेस पे होता है, तो सभी को आप लोगों को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को क्या करना रहता है, लिखना रहता है भाई। और इन तीनों को आप लोगों को इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। तो गति के प्रथम समीकरण के अकॉर्डिंग में आप लोग भी इस चीज़ को जान सकते हो, द्वितीय समीकरण के बेस पे भी जान सकते हो, तृतीय समीकरण के बेस पे भी आप इस चीज़ को जान सकते हो। चलिए, तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसका आगे का जो कंटेंट है इसके बाद वाला उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं इस समीकरण की इक्वेशन के बेस पे। तो आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें देखेंगे कि जो दोलनी गति होती है वो किस प्रकार से होती है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, इसका आगे का एनालिसिस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। क्लियर।